नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर जिस शख्स को आप देख रहे हो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बीते 6-7 दिनों के भीतर ईरान और इजराइल वार के दौरान सीज फायर के पहले ट्रंप अपने बयानों की वजह से आलोचनाओं के केंद्र में रहे, विवादों में रहे, सुर्खियों में रहे। लेकिन बीते 24 घंटों के भीतर ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया को लेकर जो कुछ कहा है वो बहुत मायने रखता है। ट्रंप अमेरिकी मीडिया को टारगेट करते हुए जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह से अमेरिका के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों को एक तरह से कहें तो गालियां दे रहे हैं, वो एक राष्ट्रपति की हताशा भी दिखाता है और उस मुल्क में मीडिया की ताकत भी दिखाता है। सोचिए जरा, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, उस देश के सबसे बड़े पद पर बैठा व्यक्ति, सुपर पावर, अमेरिका का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, वो राष्ट्रपति अपने देश के अखबारों, टेलीविजन चैनलों को टारगेट करते हुए सीधे तौर पर गालियां दे रहा है। तो जरा उसकी बेचैनी की वजह समझनी चाहिए। और वो समझते हुए अपने देश में, भारत में मीडिया और भारत के सबसे बड़े सत्ताधीश से मीडिया के रिश्ता के बारे में भी सोचते जाइएगा। तो पहले देखिए एक छोटा सा टुकड़ा कि ट्रंप ने क्या कहा, जिसकी वजह से मुझे लगा कि ट्रंप के बयान को भारत के संदर्भ में जोड़कर यह वीडियो बनाना चाहिए। छोटा सा हिस्सा, छोटा सा टुकड़ा देखिए। CNN is scum. MSDNC is scum. The New York Times is scum. They're bad people. They're sick. CNN is scum. MSDNC is scum. The New York Times is scum. They're bad people. They're sick. They're bad people. They're sick. नीदरलैंड में हो रहे नाटो समिट में हिस्सा लेने गए अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बाकी बातों के अलावा वहां इस तरह से इन शब्दों के साथ अमेरिका के मीडिया को टारगेट किया। क्या कहा ट्रंप ने, जो हिस्से आपने सुने? ट्रंप ने कहा, CNN इज स्कम, न्यूयॉर्क टाइम्स इज स्कम, NBC इज स्कम, दे आर बैड पीपल, दे आर सिक। तो मुझे लगा कि स्कम के और मतलब देखता हूं क्या क्या मतलब होते हैं। भाई, ट्रंप दुनिया का बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, CNN बहुत बड़ा चैनल, CNN की खबर का मतलब होता है, लेकिन उसको स्कम कह रहे हैं। NYT, न्यूयॉर्क टाइम्स, दुनिया का बहुत बड़ा अखबार कह रहे हैं NYT इज स्कम। तो मैं गूगल सर्च करने लगा कि इसके कितने मतलब होते हैं, और ट्रंप जब ये कह रहे हैं वैश्विक मंच से, तो उसका क्या मतलब है। गूगल सर्च किया तो कई मतलब निकले। स्कम का मतलब होता है मैल, गंदगी, घटिया, नीच, दुष्ट, गिरा हुआ, पृष्ठमल। ये सारे विकल्प मुझे गूगल ने दिए। अब ट्रंप जब CNN को कह रहे हैं CNN इज स्कम, NYT इज स्कम, NBC इज स्कम, तो उनके दिमाग में क्या रहा होगा? पृष्ठमल रहा होगा, गिरा हुआ, घिनौना, दुष्ट, घटिया, नीच, जो भी रहा होगा। लेकिन उसके साथ कहते हैं दे आर बैड पीपल, दे आर सिक, ये सब गंदे हैं, ये सब बीमार हैं। ये क्यों कह रहे हैं ट्रंप? और अपने देश के लगभग सारे बड़े मीडिया संस्थान को इसलिए कह रहे हैं ट्रंप, क्योंकि बीते 48 घंटों के भीतर अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने, जिसमें अमेरिका के सारे बड़े अखबार शामिल हैं और बड़े चैनल्स जिसमें CNN है, चाहे वो रॉयटर जैसी एजेंसी हो, चाहे ब्लूमबर्ग हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वाशिंगटन पोस्ट हो, चाहे वॉल स्ट्रीट हो, इन सब ने ट्रंप के दावों की पोल खोलकर रख दी है। ईरान में अमेरिकी बमवर्षक विमानों ने जिस तरह से बम गिराए हैं और उस बम से हुई तबाही के सबूत आए बगैर, या उस बम से हुई तबाही के सबूत के तौर पर सैटेलाइट इमेज को इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से ट्रंप प्रशासन ने बड़े बड़े दावे किए हैं कि हमने पूरी तरह से तबाह कर दिया, न्यूक साइट को, न्यूक प्रोग्राम को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद क्या क्या अमेरिकी अखबारों ने तमाम एक्सपर्ट्स के हवाले से, तमाम न्यूक प्रोग्राम से जुड़े लोगों के हवाले से, डिफेंस इंटेलिजेंस के हवाले से, और ख़ास तौर से CNN ने पेंटागन, जो अमेरिकी रक्षा विभाग है, पेंटागन की जो डिफेंस इंटेलिजेंस यूनिट एजेंसी है, उसके हवाले से एक रिपोर्ट छाप दी, जो एक गोपनीय रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की बॉम्बिंग से
ईरान की न्यूक साइट को, न्यूक प्रोग्राम को, न्यूक फैसिलिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। उसमें यहां तक छाप दिया कि ईरान ने अपनी न्यूक साइट से जो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हुए न्यूक मटेरियल्स थे, इनरिच्ड यूरेनियम था, वो सबको कहीं और शिफ्ट कर दिया, किसी और अलग अलग डेस्टिनेशन पर, किसी गोपनीय स्थान पर, और कुछ वहां अचीव नहीं कर पाया अमेरिका। ये अमेरिका के अखबार लिख रहा है, अपने ही राष्ट्रपति के उस कैंपेन, उस दावे को एक्सपोज करते हुए। बस यही ट्रंप के बौखलाहट की वजह बन गई। तो ट्रंप ने क्या कहा, और उसके बाद इसी वीडियो में आएंगे कि मोदी जी के शान में कसीदे पढ़ते हुए भारतीय पत्रकार, भारतीय चैनल, भारत के अखबारों के मालिक, भारत के चैनलों के मालिक, भारत के बड़े बड़े चमकते चेहरे किस तरह से चापलूसी करते हैं और किस तरह के सवाल पूछते हैं कि आप पर्स रखते हैं कि नहीं, आप इतना काम कैसे करते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, आप सोते कितने घंटे हैं, आप इतने महान हैं उसके बाद भी आप इतने सहज और सरल कैसे हैं। ये सारी बातें इंटरव्यू के दौरान भारतीय रिपोर्टर, एंकर्स पूछते हैं, एडिटर्स भी, बड़े बड़े चेहरे। और अमेरिका का मीडिया है जो सबसे बड़ा दावा, जिसको ट्रंप ने अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट से जोड़ा कि अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट में हमने ये किया, अमेरिकी सेना ने ये पराक्रम किया, उस पराक्रम से कुछ हासिल नहीं हुआ, ये अमेरिकी अखबार कह रहे हैं। और ट्रंप भी आड़ लेने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी की तरह ही राष्ट्रीयता से जोड़ते हुए कि अमेरिका के अखबार अमेरिकी मिलिट्री को, अमेरिकी पायलट्स को, फाइटर विमान उड़ाने वालों को, उन सबको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, मुझे टारगेट करने के बहाने उनको भी डिमीन कर रहे हैं। वो भी मिलिट्री की आड़ ट्रंप वैसे ही ले रहे हैं जैसे भारत में बीजेपी लेती है, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लेने लगता है। जैसे कोई सवाल पूछिए, जैसे यहां सवाल पूछे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या फाइटर जेट गिरा, क्या राफेल गिरा, क्या भारत को नुकसान हुआ बड़े पैमाने पर, क्या पाकिस्तान जो दावा कर रहा है उसमें कोई सच्चाई है, जैसे इस तरह के कोई सवाल पूछें, बस यहां सारा उसको सवाल पूछने वाले को, चाहे राहुल गांधी क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा कोई विपक्ष का नेता क्यों नहीं, उसे तुरंत देशद्रोही घोषित किया जाता है। लेकिन अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका में ट्रंप को एक्सपोज किया जा रहा है, ट्रंप के दावे को एक्सपोज किया जा रहा है, और तो और उनके रक्षा विभाग की जो रिपोर्ट है, गोपनीय रिपोर्ट, उसको छापकर यह बताया जा रहा है कि आपके रक्षा विभाग की रिपोर्ट है, और व्हाइट हाउस को कहना पड़ रहा है कि रिपोर्ट तो ऐसी है लेकिन यह सही नहीं है, यह गलत है। ट्रंप को भी उस रिपोर्ट को खारिज करना पड़ रहा है, अपनी एजेंसी की रिपोर्ट को। लेकिन ट्रंप ने क्या कहा, जरा कुछ हिस्से और सुनिए। और नाटो में कहा, वैश्विक मंच से कहा, मतलब कितनी खतबराहट ट्रंप, हालांकि जब वो जा रहे थे नीदरलैंड के लिए तब भी ट्रंप ने कहा। तो छोटा सा हिस्सा, इससे आपको पता चलेगा कि अमेरिकी मीडिया का पावर, और राष्ट्रपति ट्रंप के सामने उन्हीं के देश के चैनल्स का सिर उठाकर डंके की चोट पर उन्हें आईना दिखाना और यह बताना कि आप जो कह रहे हो सही नहीं है। मैंने 3 दिन के भीतर कई वीडियो में वहां की रिपोर्ट्स की खबरों, जो रिपोर्ट छपी है, खबरें छपी है, और लगातार मैंने दिखाई भी है कई 3 या 4 वीडियो में। तो जरा आप सुनिए ट्रंप ने विस्तार से क्या कहा। This was an unbelievable hit by genius pilots and genius people in the military, and they're not being given credit for it because we have scum that's in this group, and not all of you are. You have some great reporters, but you have scum. CNN is scum. MSDNC is scum. The New York Times is scum. They're bad people. They're sick. You were in the Situation Room with me, with the generals and all of the people that did such a good job. And then they get demeaned by these idiots at CNN who can't get ratings. The place is dying. Nobody wants to even waste their time going on their shows. So they form with the New York Times, who's dying also. Without Trump, you wouldn't have a New York Times. तो ट्रंप ने क्या कहा सुना आपने? ट्रंप ने ये सब कह दिया कि मैंने, एक्चुअली हुआ ये था कि ट्रंप ने जब ईरान में बॉम्बिंग हुई, और उस बॉम्बिंग से पहले बहुत माहौल बनाया गया कि अमेरिकी जो B-2 बॉम्बर्स हैं, अमेरिकी जो बम हैं, विस्फोटक, विनाशक, मदर ऑफ ऑल बम्स, उसकी ताकत इतनी है कि 200 फीट पेनिट्रेट कर सकता है, और उस बम के गिरने के बाद सब चीज़ तबाह हो गया। ये अमेरिकी प्रेसिडेंट ने बमबारी के कुछ ही देर बाद राष्ट्र के नाम संदेश में कहा, एक शब्द इस्तेमाल किया, ऑब्लिटरेटेड, मतलब होता है नेस्त नाबूद, कि ऑब्लिटरेटेड कहकर ट्रंप ने सीधे कहा कि वहाँ कुछ बचा नहीं। बस वहीं से अमेरिकी मीडिया शुरू हो गया तलाशने में, और उसके बाद सारे सैटेलाइट इमेज को जब खंगाला गया, एक्सपर्ट से बात की, सारे वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स,
CNN और जितने वहाँ के मीडिया संस्थान हैं, चैनल्स हैं, अखबार हैं, NBC, रॉयटर्स, वॉल स्ट्रीट, तो पता चला एक्सपर्ट से बात करके कि ये छेद तो हुआ है, चाहे वो छेद 600 फीट 600 माफ करें 100 फीट छेद हुआ हो, चाहे 50 फीट हो, चाहे 200 फीट हो, फोर्दो की उन पहाड़ियों पर, न्यूक साइड के टॉप पर, चोटी पर, वैसे नतांज में वैसे, बट उस छेद होने से वो बम कितने नीचे गया, और नीचे गया वहां न्यूक साइट पर कुछ था भी कि नहीं, या न्यूक साइट से सब कुछ शिफ्ट हो गया था, जो अखबार ने फिर अंत में कहा, गोपनीय रिपोर्ट के हवाले से CNN ने, ये ताजा बौखलाहट CNN की उसी रिपोर्ट पर है जिसमें कहा कि वो सब कुछ, ज्यादातर चीजें सब शिफ्ट हो चुकी थी और वो इंटैक्ट है। उनके ईरान के लगभग 400 किलो इनरिच्ड यूरेनियम जिसे कहा जा रहा है 60% तक इनरिच था, वो इंटैक्ट हैं, कहीं और शिफ्ट कर दिया गया गोपनीय स्थान पर, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, और ईरान तो कही रहा है कि हम दोबारा ये करेंगे। तो उसके बाद ट्रंप ने गुस्से में कहा मीडिया के सामने कि ये CNN वाले बोल रहे हैं कि हाँ, ये CNN वाले, ये सब लोग बीमार सोच के लोग हैं, एक शानदार ऑपरेशन था, गजब के पायलट्स और मिलिट्री के स्मार्ट लोगों ने किया, लेकिन इन बेकार लोगों की वजह से इन्हें क्रेडिट नहीं मिल रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा, गुस्से में ये भी कहा कि अगर तुम मेरे साथ सिचुएशन रूम में होते तो होते जनरल्स और उन लोगों के साथ जिन्होंने इतना शानदार काम किया, तो तुम्हें पता चलता। CNN के इन बेवकूफ़ों ने, जिनके शो को कोई देखता नहीं, इनकी बेइज्जती की है, मतलब जनरल्स पर ले आया कि जनरल्स की बेइज्जती की है। CNN तो मर रहा है, उसके शो पर कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ मिलकर काम करते हैं जो डूब रहा है। मतलब ट्रंप ने हर तरह से वहाँ के मीडिया को, चैनल्स को, अखबार को खारिज भी किया, और साथ में ये भी कहा तुम जनरल्स का अपमान कर रहे हो, सेना का अपमान कर रहे हो, मेरा नहीं कर रहे हो। यही हमारे मोदी जी करते हैं, यही बीजेपी करती है कि पूछो कि भाई बालाकोट में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई कितने लोग मरे, कितने आतंकी मरे, कितनी तबाही हुई जब हुआ था, जब वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। राहुल गांधी या कुछ लोगों ने पूछ दिया, बस उसके बाद वो आज तक उसकी सजा भुगत रहे, क्योंकि आज तक उन्हें टारगेट किया जाता है। यहां राफेल गिरा, ऑपरेशन सिंदूर की दरमियानी रात जब भारत ने पाकिस्तान में उनके आतंकी ठिकाने तबाह किए, और उसकी खबर द हिंदू की रिपोर्टर विजेता सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला, एक्स हैंडल पर, हिंदू ने भी डाला, और इतना परेशान किया गया, इतनी घेराबंदी हुई कि लगा कि कोई गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसा माहौल देश भर में बनाया गया, बीजेपी की तरफ से, IT सेल की तरफ से, मीडिया भी इसमें शामिल हो गया। अंत में हिंदू को और विजेता सिंह को अपने ट्वीट डिलीट करने पड़े। और ये चैनल की तो बात ही क्या कहना, किस तरह से चैनल्स यहां काम करते हैं भारत में, ये आप जानते हैं। लगातार जैसे लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 80 इंटरव्यू दिए, 80। वो सारे के सारे इंटरव्यू उन चुनिंदा लोगों को थे जो प्रधानमंत्री के गुड बुक में हैं, उन लोगों को दिए गए जो PMO के, जो हिरेन जोशी जो प्रधानमंत्री मोदी का मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, उनके करीबी लोग हैं, उन लोगों के थे जो साल में 365 दिन इसी उम्मीद में प्रधानमंत्री की सेवा करते हैं, बीजेपी की सेवा करते हैं, अमित शाह की सेवा करते हैं, और उनके शान में कसीदे पढ़ते हुए उनके पूरे नैरेटिव को चलाते हैं, हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, गैर बीजेपी मतलब विपक्ष के प्रवक्ताओं से लड़ते रहते हैं ऑन एयर, प्रधानमंत्री के बिहाफ में, बीजेपी के बिहाफ में, इसी उम्मीद में कि कोई दिन ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी। ट्विटर पर फॉलो करते हैं बहुत सारे लोगों को, कभी उनकी नजरें इनायत होगी, कहीं किसी दिवाली मिलन में जाएंगे तो प्रधानमंत्री पूछ लेंगे और कैसे हो फला, नाम भी ले सकता हूँ 7-8 को जिनको पूछ लेते हैं। वो सिर्फ इसी उम्मीद में वो सालों भर चाटुकारिता करते हैं। वो चाहे सुधीर चौधरी हो जो 15 करोड़ के पैकेज पर दूरदर्शन में गए हैं, सुना है, या अर्नब गोस्वामी हो जो आज 1000 करोड़ के चैनल के मालिक हैं, या और ऐसे तमाम लोग, छोटे छोटे लोग भी हैं, सेकंड थर्ड लाइन में भी, देवगन चोपड़ा टाइप के, जो रोज हिंदू मुसलमान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के लिए लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के पेड स्टाफ की तरह लड़ते हैं बीजेपी के बिहाफ में प्रवक्ताओं से। और भी हैं, वो एक ये पत्रकारिता है और एक वहां पत्रकारिता है। राष्ट्रपति को, अमेरिकी राष्ट्रपति को, उनके दावे को तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ, रिसर्च के साथ, और तो और सरकार की एजेंसी, पेंटागन की एजेंसी की गोपनीय रिपोर्ट के साथ एक्सपोज कर रही है कि आप गलत बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, वहां ईरान की साइट पर नुकसान नहीं हुआ है, आपकी बॉम्बिंग से ईरान के न्यूक प्रोजेक्ट को कोई खतरा उस तरह से नहीं है, महीने 2 महीने में फिर शुरू कर सकते हैं। यह भी खबर छापी गई कि उनको 1-2 महीने 3 महीने पीछे गए, कोई नुकसान नहीं हुआ। यहां क्या होता है,
यहां तो अगर कोई विपक्ष का प्रवक्ता भी अगर सरकार पर सवाल उठाने लगे, अगर ये कहने लगे कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर ये हेराफेरी हो रही थी, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बीजेपी को पैसे मिल रहे थे और बदले में क्विड प्रो को था, तो एंकर ही लड़ने लगेगा या लड़ने लगेगी प्रवक्ताओं से कि मैं अपने प्रधानमंत्री को डिफेंड कर सकती हूं। कोई माई का लाल मुझे प्रधानमंत्री को डिफेंड करने से रोक नहीं सकता। मेरे प्रधानमंत्री कौन एंकर है आप जानते हैं? हाँ, नहीं मैं तो करूंगी। सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है, ठीक है? मैं सुनिए, अमीर जामई, why will I not defend the Prime Minister of my India? If of course, अरे ऐसे करने से करप्ट नहीं हो जाएंगे ना? Give me a proof. Why will I not defend the Prime Minister of my India? If of course, अरे ऐसे करने से करप्ट नहीं हो जाएंगे ना? Give me a proof. और ये मैडम प्रधानमंत्री की प्रवक्ता बनकर, प्रवक्ता क्या बनेंगी? प्रवक्ता जब बनेंगी तो बनेगी, लेकिन अभी अघोषित प्रवक्ता हैं। जब कह रही ताल ठोककर मैं अपने पीएम का बचाव करूंगी, मैडम हालांकि ठीक है, ये लोग अंबानी अडानी के चैनल में सब लोग जाते, बचाव करना मीडिया का काम है, एंकर का काम है। उसके लिए आपके उस 4 विंडो 5 विंडो 6 विंडो में ऑलरेडी एक बीजेपी वाला बैठा है, एक राजनीतिक विश्लेषक का चोला और के आरएसएस का आदमी बैठा हुआ है, एक और कोई पत्रकार है जो बीजेपी का चरम चाटुकार है, खाली नीचे लिखा हुआ है वरिष्ठ पत्रकार, वो बैठा है। ये 3 बैठा है, एक कोई प्रवक्ता आपने बुलाया, चौथे आप ऑलरेडी खुद हो इन सब पे भारी, तो 4 वर्सेस 1 है। तो आपको जरूरत नहीं है करने की, लेकिन आप करते हो। ऐसे ही हर चैनल में होता है, हर चैनल में यही होता है। ये चैनल वाले, ये अखबार वाले जो ऐसी चापलूसी करते हैं, और मोदी जी के लिए लगता है कि पता नहीं क्या कर लें, चापलूसी करते हुए, चरण वंदना करते हुए क्या कर सकते हैं। अमेरिकी मीडिया, वहां भी नेशनल इंटरेस्ट की बात है, क्योंकि अमेरिका ने कहा, राष्ट्रपति ने कहा हमारे नेशनल इंटरेस्ट में था कि हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर रहे हैं, वरना हमारे लिए खतरा था। और उसके बाद उनके नेशनल इंटरेस्ट के दावे के साथ उनके झूठ को एक्सपोज कर रहा है वहां का मीडिया, और बौखलाहट में राष्ट्रपति उसे बीमार, गंदा, घटिया, दुष्ट उन सबको कह रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने जब यहां जाने से पहले जो नीदरलैंड गए नेटो समिट में, उसके पहले भी, हालांकि उन्होंने लंबा ट्वीट भी किया इसके बारे में, उससे पहले भी उन्होंने कहा, बल्कि चाहता हूं मैं कोई छोटा सा हिस्सा वो भी दिखाएं, लंबा तो नहीं होगा लेकिन दिखा देते हैं, एक छोटा सा हिस्सा ये भी दिखाते हैं। When I see CNN all night long, they're trying to say, well, maybe it wasn't really as demolished as we thought. It was demolished. You take a look at the pinpricks and you see that place is gone. And I will say, I think CNN ought to apologize to the pilots of the B-2s. I think that MSDNC ought to apologize. I think these guys really, these networks and these cable networks are real losers. You really are. You're real losers. Israel says that they violated the peace. You're gutless losers. I say that to CNN because I watch it. I have no choice. I got to watch that garbage. It's all garbage. It's all fake news. But I think CNN is a gutless group of people. And the people that run it, nobody even knows it's been sold so many times. But the people that run it ought to be ashamed. तो यहाँ तो राष्ट्रपति को, अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिकी मीडिया किस तरह से घेराबंदी कर रहा है ये। और हमारे यहाँ क्या हुआ जब भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, और क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, और हुआ तो उसका ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यों किया, वैसे ही जैसे इजराइल और ईरान के बीच किया, ट्रंप ने किया, और उसके बाद यहाँ क्यों विदेश सचिव ने उसकी घोषणा की। इस पर बहुत सारे सवाल हैं। और सवाल हैं कि जब आप कह रहे थे कि हम चढ़ाई किए हुए हैं और पाकिस्तान एकदम पनाह मांग रहा है, गुहार लगा रहा है, फिर अचानक सीज फायर रहस्यमय ढंग से, कोई सवाल नहीं। मोदी जी से कोई सवाल नहीं। हाँ, विपक्ष अगर कोई सवाल पूछ दे, राहुल गांधी अगर सवाल पूछ दे कि ये बताइए सीज फायर क्यों, तो राहुल गांधी से सवाल जरूर उड़ सकता है। और कांग्रेस के जो 5-6 प्रवक्ता जाते हैं चैनलों पर, उन सब की घेराबंदी सब मिलके, जैसा बताया ना 4, ये 4 मिलके 4x1 कर सकते हैं, और ये करते हैं। विमान गिरा, ये तथ्य था, और राफेल गिरा, ये तथ्य था, और वो तथ्य बाद में सामने आया क्योंकि आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस ढंग से जवाब दिया गया, या जो सीडीएस ने, भारत के सीडीएस ने सिंगापुर में जाकर माना, कितने विमान गिरे नहीं गिरे, लेकिन सीडीएस का वो इंटरव्यू जिससे इस बात को तस्दीक किया जा सकता है कि नुकसान हुआ।
लेकिन अगर यह नुकसान हुआ, इस पर कोई सवाल नहीं हो सकता। जो सवाल पूछेगा देशद्रोही है। और यह मीडिया का यहां का तरीका और काम करने का तरीका है। और एक अमेरिकी मीडिया है। ट्रंप जब पिछले कार्यकाल में 5 साल के लिए राष्ट्रपति थे, तो वॉशिंगटन पोस्ट ट्रंप के झूठ की फैक्ट चेक करते हुए झूठ को ट्रैक कर रहा था कि ट्रंप हर रोज कितना झूठ बोलते हैं, हफ्ते में कितना झूठ बोलते हैं, महीने में कितना झूठ बोलते हैं और साल में कितना झूठ बोलते हैं। और तब एक रिपोर्ट, उस समय आप लोगों ने भी उस समय भी इस पर काफी लिखा बोला था। वॉशिंगटन पोस्ट की फैक्ट चेकिंग रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने पहले कार्यकाल में, जो पिछली बार था जनवरी 17 से 20 जनवरी 2021 तक, 30,573 झूठे दावे या भ्रामक दावे किए, जो पहले 4 साल के कार्यकाल में लगभग 1461 दिनों में दर्ज किया गया। औसतन प्रतिदिन लगभग 21 झूठ। एवरेज, अच्छा एवरेज था ट्रंप का, अच्छा 21 झूठ डेली के हिसाब से उन्होंने बोला। 2020 में 3 साल में संख्या बढ़कर 1641 हो गई। 19 तक उनके कार्यकाल में 869 दिनों में 10,796 झूठ, 12 झूठ प्रतिदिन। बाद में उन्होंने रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी आखिरी दिनों में। तो इस तरह से वहां के अखबार उस झूठ की लिस्टिंग करते हुए, झूठ की फैक्ट चेकिंग करते हुए एक्सपोज कर रहे थे। और इस बार भी कर रहे हैं। हमारे यहां कुछ भी बोल, कुछ भी बयान दे दो। मोदी जी के बयानों की तो लिस्ट लंबी है, वादों की, दावों की लंबी लिस्ट है। 2014 के पहले क्या बोलते थे, 14 के बाद क्या बोलते रहे, बहुत बार हम लोग इस पे बात कर चुके हैं। बहुत तरह के वादे, तेल, बिजली, पानी, ये वो, रोजगार, रोटी, सब चीज। 15, 16, 18, 19, खेती, किसानी, किसानों की आमदनी दुगनी, हर आदमी को छत मिलेगा, हर हवाई चप्पल वाला जहाज में चलेगा, पता नहीं कितने वादे हैं, लंबी लिस्ट है। किसी ने पूछा, कोई पूछता है नहीं, जो पूछेगा उसी को टारगेट करेंगे। ये भारत का मीडिया है और मोदी जी ऐसे मीडिया को पसंद करते हैं। मोदी जी के लिए वो दिन कभी नहीं आएगा कि मोदी जी को कहना पड़े। पहले कर रहे थे, 14 के पहले वो ट्रेडर बोलते थे, न्यूज़ ट्रेडर, क्योंकि वो दौर था जब 2002 के बाद उनको एक्सपोज किया जा रहा था उनकी भूमिका को लेकर। गुजरात में जो दंगे हुए, उन दंगों के दौरान मोदी जिस तरह से सरकार चला रहे थे या जिस तरह से स्थानीय प्रशासन को छूट मिली, उस पर बहुत सवाल थे, पूछे जाते थे तो नाराज रहते थे। लेकिन उसका सब कुछ कंट्रोल में है, टोटल कंट्रोल। जब टोटल कंट्रोल हो गया तो मोदी जी के लिए दिन कभी नहीं आना है कि उनको बोलना है कि गंदे लोग हैं, घटिया लोग हैं, क्योंकि वो जितने गंदे घटिया लोग हो सकते हैं वो सब मोदी जी के साथ हैं। तो जब सब साथ हैं तो जरूरत ही नहीं है, सब अपने लोग हैं, अब साथ चलते हैं, कदम ताल करते हैं, मोदी जी की शान में कसीदे पढ़ते हैं। अर्नब गोस्वामी इतना बड़ा चेहरा, 2014 के पहले का बड़ा जर्नलिस्ट, मैं भी तारीफ करता था, बहुत सवाल पूछता था यूपीए से, इसलिए हम लोग तारीफ करते थे। 11, 12, 13, 14 तमाम खुलासे यूपीए सरकार के खिलाफ हम सब लोग बोलते थे, लिखते थे, परवाह नहीं करते थे। और बहुत बड़ा चेहरा था अर्नब गोस्वामी। 14 के बाद क्या हुआ, लेट गया सीधे मोदी जी के सामने। और अभी चुनाव के पहले कॉन्क्लेव में मोदी जी को बुलाया, अर्नब गोस्वामी ने भाषण देना शुरू किया, सामने मोदी मोदी के नारे लगने लगा जैसे कहीं रैली हो रही रामलीला मैदान में। और उस रैली में एक प्रवक्ता के तौर पर अर्नब गोस्वामी भी भाषण देने लगे कि हम तो चाहते हैं कि आप जल्द बहुत भारी बहुमत से जीत कर आए। अब ये पत्रकार, एंकर और संपादक का काम है कि वो जीत के आए चाहे ना आए, लेकिन ऐसा ही चल रहा है। एक नाम ले क्या, ऐसे नाम की लंबी लिस्ट, एक नाम ऐसा ले लीजिए जो ऐसे सीन। हाँ, उसके बाद क्या होता है, जो कुछ वेबसाइट्स, जो कुछ ऐसे मीडिया संस्थान, जो कुछ ऐसे लोग हैं वो टारगेट होते हैं। द वायर अगर लिखेगा उस पर 4 FIR, स्क्रोल कुछ लिखेगा उस पर FIR, उसके खिलाफ मुकदमा। कोई और वेबसाइट कोई एक्सपोज करेगी उसको बंद किया जाएगा। हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, द वायर को ब्लॉक किया गया, कुछ वेबसाइट्स, ट्विटर को ब्लॉक किया गया, कई और ऐसे छोटे मोटे जो संस्थान थे उनको टारगेट किया गया। बड़े संस्थान हिम्मत नहीं रखते हैं, करेंगे तो CBI ED उनके यहाँ पहुंच जाएगी, पहुंची भी। कोविड के दौरान मिसमैनेजमेंट को लेकर एक्सपोज अगर भास्कर ने किया तो पता चला कि भास्कर के यहाँ इनकम टैक्स के छापे पड़ने लगे, तो आदमी फिर सतर्क हो जाता है, धंधा भी करना है। तो ये यहाँ का मीडिया। मुझे याद आ रहा बहुत पहले का, राजकमल झा का एक भाषण था इंडियन एक्सप्रेस का जो गोयनका अवार्ड होता है, गोयनका अवार्ड के दौरान, जिसमें उन्होंने जिक्र करते हुए कहानी सुनाई थी कि रामनाथ गोयनका जब एडिटर थे तो किसी मुख्यमंत्री ने, शायद अगर मुझे ठीक से याद आ रहा, उनसे तारीफ कर दी थी एक रिपोर्टर की, ब्यूरो के रिपोर्टर की, आपके ब्यूरो का रिपोर्टर ये बहुत अच्छा है। तो राजकमल झा ने बताया कि रामनाथ गोयनका ने उस रिपोर्टर को हटा दिया
कि अगर कोई मुख्यमंत्री तारीफ कर रहा है तो इसका मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है। और इंटरेस्टिंग बात है कि जब राजकमल झा ये बोल रहे थे मंच पर, अगर मुझे याद है, तो प्रधानमंत्री मोदी वहीं बैठे थे। मोदी जी की मौजूदगी में राजकमल झा ने बोला, जो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर हैं, आज भी इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू जैसे अखबार हैं, टेलीग्राफ भी है, जो ऐसी खबरें करता है, लेकिन एक अमेरिकी मीडिया। और इसलिए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग आज की तारीख में अगर देखें, शायद मेरे ख्याल से 191 नंबर पर है 180 में से। लेकिन चमचागिरी की कोई रैंकिंग है नहीं मेरे ख्याल से। कोई रैंकिंग अगर ऐसी बने कि भारत में 25 मीडिया संस्थानों को छांटा जाए, उस 25 मीडिया संस्थान के 50 रिपोर्टर, एंकर, एडिटर को छांटा जाए, और एक रैंकिंग बने चमचागिरी की, तो उस 50 में ऐसी प्रतियोगिता होगी कि सब चाहेंगे कम से कम डिस्टिंक्शन मिले, और सबको डिस्टिंक्शन तो मिलेगा ही मिनिमम 75%, और वो 100 भी नंबर पा सकते हैं। ये यहाँ का मीडिया है। तो बहरहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। काश हमारे यहाँ भी इस तरह का मीडिया होता कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो चलिए हमारे यहाँ संवैधानिक पद है तो उनके खिलाफ खबरें नहीं की जाती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री, ऐसा मीडिया होता जो प्रधानमंत्री की परवाह नहीं करता, और मीडिया में इतनी ताकत होती कि प्रधानमंत्री के झूठे दावे, वादे, फर्जी हवाई बातों का खुलासा करता, बजाय इसके कि इंटरव्यू के दौरान चुपचाप आप थकते क्यों नहीं है टाइप का सवाल पूछे, या प्रधानमंत्री अगर सेना के नाम पर वोट मांगने निकले, शहीदों के नाम पर वोट मांगने निकले, कल को ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगने निकले, तो उनसे कोई सवाल पूछ पाए। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। चलिए, तो इसलिए हम लोग अमेरिकी मीडिया की ही थोड़ी तारीफ कर लेते हैं कि वहाँ तो है, दम तो है। नमस्कार।